छठी मैया, आप सब पे छठी माई की कृपा बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। आज छठी माई की पूजा की शुरुआत है। जैसे खरना महाप्रसाद खीर और रोटी का प्रसाद होता है, और उस दिन जो व्रती होते हैं वो फास्ट में होते हैं, व्रत में होते हैं, और शाम को जब सनसेट होता है तो खीर और रोटी और साथ में केला उसका प्रसाद होता है। फिर वो महाप्रसाद होता है जब हम फैमिली मेम्बर्स सब होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उस प्रसाद को खाने के लिए जो इस छठ का महत्व समझता है वो काफ़ी बेचैन होता है, और देश दुनिया के किसी कोने में होता है तो वो बेचैनी, वो इमोशन, जैसे कहते हैं ना, छठ हमारे लिए एक इमोशन है। फ़िलहाल हम लोग खरना के लिए जमा हुए क्योंकि मेरा बेटा, मेरी माँ का आखिरी छठ और मेरा बेटा का पहला छठ, तो नानी की परंपरा मेरा बेटा निभा रहा है। आज खरना है और हमारे घर हमारे बहुत सारे दोस्त बहनें, हमारी गार्जियन जैसे सब लोग ये हैं रूहान पांडे, हमारे बेटा जी हैं हैप्पी छठ। ये हमारे बेटा जो अपनी नानी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, श्लोक प्रखर। जय छठी मैया। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए शूट करने के लिए, और यहाँ पे उतना पता नहीं चलता है। मैंने अपनी नानी से जो देखा, जो सीखा, कैसे नानी करती थी, कैसे सिंदूर लगाती थी, कैसे गेहूँ धोती थी, चावल धोती थी। फ़िलहाल कोशिश ये है कि रोटी जो बने वो मिट्टी के बर्तन में बने, तो ये तवा हमने मंगाया है, मिट्टी का है, तो इस पे आज की प्रसाद का जो रोटी बनेगी ये इस पे बनेगा। चूल्हा जलाने से पहले अग्नि देवता की पूजा होती है कि जो पूजा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो आप सफल करना। तो सबसे पहले हम चूल्हे की पूजा करेंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे। हमारे खरना का प्रसाद तैयार है। ये खीर, ये रोटी और ये बनाना लीफ और ये बनाना, और अभी पूजा करेंगे श्लोक, उसके बाद प्रसाद की पूजा होगी, फिर ये भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसमें छठी माई में जब तक छठी माई का गीत ना हो तब तक वो पूरा नहीं होता है। हाँ, तो आप सब ने देखा कि हम सब ने मिलके छठी माई का गीत गाया। अभी बहुत सारे गीत है और भी गाएंगे। अभी तो आज खरना ही है, अभी शाम का अर्घ है, सुबह का अर्घ है, तो गीत तो गाना ही गाना है। अब प्रसाद की पूजा हो चुकी है, अब श्लोक का प्रसाद लेंगे, उसके बाद हम सब ये प्रसाद ग्रहण करेंगे।
जैसे कि हर तीज त्यौहार व्रत में बिहार यूपी या कहीं भी हो, सिंदूर की बहुत बड़ी महत्ता है। और इस छठ में तो पीला सिंदूर यूज़ होता है। और एक तो ये भी माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए भी सिंदूर लगाया जाता है। लेकिन एक मान्यता ये भी है कि नाक के नीचे से जो हिस्सा होता है ना, वो मायका होता है, और नाक के ऊपर जो मांग का सिंदूर होता है वो ससुराल का होता है। तो मायका ससुराल दोनों लेके औरतें चलती हैं। तो आज हम लोग भी छठी माई की कृपा से ये लेके चल रहे हैं। SBS के सभी दर्शकों को छठ की हार्दिक शुभकामना। छठी माई की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हेलो, मैं हूं निर्वैर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा मेकअप रूम, यानी कि निर्वैर का मेकअप रूम। आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये बड़ा सा फोटो जी, और ये है छोटा सा मंदिर। गणपति बापा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं। और यहाँ पे नीचे हम थोड़े से मुझे प्लांट का शौक़ है, तो प्लांट्स का मैंने ये लगाए हुए हैं। हालांकि ये नकली प्लांट्स है, लेकिन यस, ये देखिए, ये है मेरे कुछ पोर्टफोलियो पिक्चर्स, कुछ साल पुराने हैं। तो निर्वैर से बिल्कुल अलग, निर्वैर से बिल्कुल हटके लग रहा हूँ ना, बॉलीवुड स्टार। तो पोर्टफोलियो के बाद ये मेरे इस शोज़ के, झल्ली शोज़ के सारे पिक्चर्स हैं। ये मेरा फेवरेट है, बुलेट वाला, ये बहुत लोगों को पसंद है। उसके बाद ये झल्ली और अमृत साथ में है, ये मेरे पगड़ी के लुक हैं। और इस वॉल पे ये देखिए, ये है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? LOVE लव, ये लव है, LOVE लव। और ये सब पिक्चर्स हैं। N मतलब ये है निर्वैर का N, और ये अमृत के साथ, ये हमारी फैमिली के साथ यहाँ पे पिक्चर्स हैं। और क्या है, और ये है मेरा कॉफ़ी मग, कभी मैं इसमें पीता हूँ, कभी मैं इसमें पीता हूँ, तो ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये है, ये लैम्प है छोटा सा। तो यस, छोटा सा मेकअप रूम है जिसको मैंने अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जो भी शो करता हूँ, उसमें मैं मेक श्योर करता हूँ कि जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ वो है मेरा मेकअप रूम। तो उसको मैं साफ़ सुथरा रखूँ, थोड़ा मतलब लाइकेबल रखूँ, थोड़ा वाइब्स पॉजिटिव आए अंदर घुसते ही। तो वैसे ही मैंने ब्राइट सा रखा हुआ है। तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ या मेकअप रूम जो भी होता है, वो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा बना रहे। और ये एक्चुअली ये सब वॉल पे ना, ये सब मैंने लगवाया है। ये वॉलपेपर जो दिख रहा है आपको, ये सब मैंने चेंज किया है पूरा। ये देखिए, ब्रिक वाला जो आपको दिख रहा है, ये भी सब मैंने चेंज किया है। ये पूरा ब्रिक
ब्रिक फिनिशिंग है। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये वॉल पे भी जो वॉलपेपर लगाया है ये थोड़ा मार्बल टाइप का, तो ये भी पूरा मैंने चेंज किया है। ये जी हाँ, ये मेरा सिटिंग स्पेस है। मोस्टली हाँ ऐसे बैठते हैं हम आराम से, और ये बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लगता है। अब अगर आप वहाँ से देखेंगे तो अब ये बैकग्राउंड आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यूज़ या जो भी है हम यहीं पे सब करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी पे लेटा रहता हूँ, पढ़ा रहता हूँ। अगर स्क्रिप्ट पढ़ना हो तो यहीं पे लेट के। और मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, हालांकि स्टार्ट मैंने किया था अपना मेकअप रूम चेंज करने का और अच्छा बनाने का, अब लोगों ने सब ने अपने मेकअप रूम इतने अच्छे बना दिए। अब मुझे लग रहा है कि अब मैं इसमें क्या चेंज करूं और क्या कैसे बेटर करूं, क्योंकि मुझको लगता है कि सबसे अच्छा मेरा मेकअप रूम होना चाहिए। तो अगर लेकिन अभी ऐसी हालत है कि बाजू में बीजी का कमरा है, बीजी ने भी अपना रूम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फिर रमनीक है, रमनीक ने अपना कमरा बहुत अच्छा बनाया है। फिर नूर है जो हीरोइन है हमारी, उसने भी अपना कमरा नेक्स्ट लेवल बनाया है। फिर हमारी लाली बुआ है, उसने भी अपना कमरा बनाया है बहुत अच्छा। तो आप लोग को एक दिन मैं सारे लोगों के कमरे में ना टूर कराऊंगा कि, और आप लोग से पूछूंगा कि आप बताइए सबसे अच्छा कमरा किसका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। झनक और ऋषि का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि दोनों दूर भी हो जाएं तो किसी ना किसी बहाने किस्मत उन्हें पास ले आती है। अब देखो, झनक एक बार फिर ऋषि के घर आ गई है, क्योंकि उसे एडमिशन फॉर्म पर किसी गार्जियन की सिग्नेचर लेनी है, तभी तो उसका एडमिशन हो पाएगा कॉलेज में। झनक जब घर आती है तो देखो अदिति के साथ साथ बाकी के लोग कितना चिढ़ जाते हैं झनक से। वो कॉलेज वाले बोलेंगे कि वो लोकल गार्डन का ही हस्ताक्षर चाहिए। मैंने ऐसा इंसान जो यहाँ शहर में रहता हो और हमारे जान पहचान का हो। हम किसी को जानते नहीं थे, मुखिया जी थे, हमारे पास समय भी बहुत कम, एक ही घंटा बचे तो फटाफट मुखिया जी से साइन लेने के लिए आ गए। मैं क्लियर कर देती हूँ, हम में से तुम्हारा कोई भी लोकल गार्डन नहीं बने। जिस तरीके से तुमने हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय किया, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है ना, कोई भी तुम जैसी लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा। तो एक नंबर की सेल्फिश हो अपॉर्चुनिटीज। स्टार्टिंग में तो इट्स अ हैप्पी फैमिली फाइनली सीन की चलो सब साथ में है, थोड़ी बहुत तो एक दूसरे को टॉन्ट बजी रही है। देन ऑल ऑफ अ सडन झनक आ जाती है। वी ऑल आर लाइक कि क्यों। अब वो आती है बिकॉज उसको अपने सिग्नेचर चाहिए होते हैं जेठू के या मतलब किसी गार्डियन के। तो यहाँ पे बस ये होता है कि फिर अदिति ऐसे हो जाती है कि ये घर तक क्यों आ गई, मतलब वाई, बस यही सब चल रहा है। सिग्नेचर किस लिए चाहिए? वो आई थिंक कुछ एडमिशन फॉर्म पे गार्डियन के सिग्नेचर चाहिए, और हम में से मतलब कोई साइन करना चाहता नहीं है, जेठू साइन करेंगे, पर जेठू यहाँ है नहीं, तो वही पूरा ड्रामा चल रहा है। एक सिग्नेचर के लिए झनक की कोई मदद नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि उसका पिता अनिरुद्ध भी। ऋषि हर किसी को पूछता है कि कोई तो इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दे, मगर झनक की कोई मदद नहीं करता। आखिर में ये काम ऋषि खुद करता है, जिसके बाद अदिति को काफी बुरा लगता है। ऋषि बिल्कुल अगेन मुझे मतलब अदिति को डिसअपॉइंट करते हुए ऋषि साइन कर ही देते हैं। हर्ट ही होता है अदिति को, और क्या होता है, बेचारी को हर्ट होता है। घूम फिर के वो वहीं आ जाती है, मान तो जाती है, ऋषि से प्यार करती है, फिर वो हर्ट करता है, फिर वो रोती है, फिर वो हर्ट करता है, फिर वो यही चल रहा है। आई थिंक अभी ये एडमिशन हो जाएगा झनक का, एंड हाउ ऋषि इज़ इन्वॉल्व विद झनक और अदिति, अभी ये ट्रायंगल ही देखने को मिलेगा। झनक ने अदिति के कारण ऋषि पर, अनिरुद्ध पर, इस परिवार पर कभी भी हक नहीं जताया ताकि अदिति खुश रह सके, मगर उसकी भावना को कोई नहीं समझता। खैर, अब झनक अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और वो एक न एक दिन डॉक्टर बनकर जरूर दिखाएगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो कॉलेज वाले बोलेंगे कि वो लोकल गार्डन का ही हस्ताक्षर चाहिए। मैंने ऐसा इंसान जो यहाँ शहर में रहता हो और हमारे जान पहचान का हो।
हम किसी को जानते नहीं थे, मुखिया जी थे, हमारे पास समय भी बहुत कम है, 1 ही घंटा बचा तो फटाफट मुखिया जी से फाइल लेने के लिए आ गए। मैं क्लियर कर देती हूँ, हम में से तुम्हारा कोई भी लोकल आइडिया नहीं बना। जिस तरीके से तुमने हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय की है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है ना, कोई भी तुम जैसी लड़की की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा, तो एक नंबर की सेल्फिश हो, अपॉर्चुनिटिस्ट हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कभी कभी अगर आपको लगे ना आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं और आपसे बुरी हालत तो किसी की नहीं हो रही, मेरी मानिए आप सीरियल देख लिया करिए, क्योंकि जिस तरह सीरियल में बैक टू बैक सीरियल की बहुओं की लाइफ में परेशानियां आती हैं, यू फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। अब मंगल लक्ष्मी में ही देख लीजिए, मंगल की फैमिली के पछड़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुकून की तलाश में मंगल मसूरी आई थी, मगर यहाँ भी उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि यहाँ तो मंगल को बहुत बड़ा शौक लगा है। ऐसा शौक जिंदगी ने दिया है जिसका सदमा सह पाना मंगल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ मंगल को पता चल गया है कि ईशाना उसकी बेटी नहीं है और उसने अस्पताल में लड़की को नहीं बल्कि लड़के को जन्म दिया था। और ये बात कोई और नहीं बल्कि मसूरी में एक अनजान लेडी बताती है। और जैसे ही ये बात मंगल को पता चलती है, उतने में उस लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो सामने एक इंसान का इतना बुरी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, वो शौक है। साथ में मेरी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल है। आदित्य जी मेरे साथ हैं, पीछे उन्होंने भी ये बात सुनी है कि नहीं सुनी, मैं उसमें भी हूँ। और मेरा और आदित्य जी का डिवोर्स हो चुका है और यहाँ मैं ऑलरेडी 2 बच्चों को लेकर अलग हुई हूँ और उनको संभाल रही हूँ। और अब अगर ये बात मतलब कि कोई बेटा है, तो ये सारी बातें बहुत सारी परतों पे पड़ते हैं, बहुत सारा इंटरनल इन डेप्थ इमोशन है। शौक तो है ही, अटरली शॉक्ड है मंगल। और सबसे पहले तो ये कि सामने एक इंसान जो है वो बेहोश पड़ा है, एक्सीडेंट हो चुका है उसका, और वो मुझे एक बात बता रही थी, उसको मेरा एक सच पता है। और ईशाना को मैंने इतनी बड़ा किया है, मेरी बेटी है वो, और दिल से रिश्ता होता है। और आज कोई उठ के कह रहे कि वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, वो बेटा कौन है, कहाँ है, तो कई सारे सवाल ये खड़ा करते हैं। तो मंगल की ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत उथल पुथल होने वाली है। एकता के साथ काम करने का मुझे काफ़ी साल बाद मौका मिला। मैं दिया और बाती हमने उनके साथ काम किया है। उनका पहले शो भी आता था स्टार प्लस पे, वो भी मैं देखती थी घर पे। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। तो उनके साथ प्रोमो है, वो बताती हैं कि जो बच्चों की अदला बदली मैंने की थी और ईशाना तुम्हारी बेटी नहीं है, तुमने एक बेटे को जन्म दिया था, और बस इतना ही वो कहती हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मंगल के लिए तो सब चीज़ें इट्स लाइक कि अनबिलीवेबल है कि ये क्या अचानक से, मतलब मेरे जिस बच्ची को मैंने 16 साल से बड़ा किया, आज कोई आके मुझे कह रहा है कि वो मेरी नहीं है। तो ये तो यकीनन मतलब मंगल को यकीन ही नहीं हो रहा है इस बात पे। मगर इससे पहले वो कुछ उसे पूछती और क्या करती, बट उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक तो बच्चा बदल गया, ऊपर से वो नालायक भी निकला। पता नहीं क्या होने वाला है मंगल का, तो ओह माय गॉड। मंगल को तो पता चल गया है कि उसने लड़की को नहीं बल्कि लड़के को जन्म दिया था, मगर उस लड़के का क्या नाम है मंगल को कुछ भी नहीं मालूम। मंगल को जब सदमा लगता है तो वो जमीन पर बैठ जाती है और तब मंगल को आदित्य संभालने आता है। आदित्य तो वैसे भी ढाबे में आग लगने के कारण मंगल पर भड़का हुआ है और शांति देवी उस आग में घी डालने का काम करती है। और अब ऐसे में जब आदित्य को पता चलेगा कि मंगल ने बेटी को नहीं बल्कि बेटे को जन्म दिया था, तब मंगल की क्या हालत होगी।
मुझे तो लगता है चलो मंगल को तो पता चला, आदित्य जी को पता चलेगा तो वो मेरा क्या हाश करेंगे। अभी से डर रही हूँ, एस दीपिका डर रही हूँ। वो मुझे जरा सी आग लग गई तो उन्होंने मुझे इतनी सुना दी। बच्चों को उनके थोड़ा सा इधर कर दिया, अगर उनको पता लगा बच्चा ही बदल गया है तो मेरा आदित्य छोड़ो कुसुम जी के हाल करेंगी, मैं तो वो सोच के डर रही हूँ। कुछ नहीं, यहाँ मसूरी आया हूँ और अचानक ढाबे पर आग लग गई है और मंगल ढाबे से भाग जाती है, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ कि अचानक कहाँ भाग गई, अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बच्चे भी थे वहाँ पर, कुछ हादसा हो सकता था। इसलिए जब मंगल आती है तो बहुत सुनाता हूँ मैं उसे कि उस पर भरोसा करके अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी दी है मैंने उसे, और ऐसे निभा रही है वो ज़िम्मेदारी। एंड यही सब कहता हूँ, मतलब किसी ना किसी तरह उसे नीचे दिखाता हूँ वापस हमेशा की तरह, ताकि वो शायद घर वापस आ जाए। मंगल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। अब उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि भला मसूरी में अपने बेटे को कैसे तलाश करे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। घर की बिटिया जिस आंगन में खेलती है कूदती है, उसी आंगन को एक दिन सूना करके चली जाती है अपने पिया के घर। बाबुल के आंगन में सिर्फ अपनी यादों को छोड़कर विदा हो जाती है। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है सरू के साथ। हालांकि उसके माता पिता तो साथ नहीं है, मगर दादी और चंद्रकांत ने सरू को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है। और देखो, आज सरू की सहेली भी उसके लिए रो रही है। आज जब सरू वेद के साथ अपनी ससुराल जा रही है तो देखो कैसे हर किसी की आंखें रो रही है। सरू की विदाई हो रही है, सब बहुत इमोशनल है। दादी सा, चंद्रकांत सा, फुल्ला, सब फैमिली उसको बाय बाय टाटा कर रहे हैं। और अभी सरू को सब पल याद आ रहा है कि कैसे दादी सा ने अपनी पोती माना और कैसे एडमिशन करवाया कॉलेज में, इतने अच्छे कॉलेज में सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली उसको, एक खुद का घर जैसे एक जगह एक अनजान शहर में दी। सारी चीज़ें उसे याद आ रही हैं और कैसे ये फैमिली इतनी कम समय में मेरे अपने परिवार जैसी बन गई थी। ये सारी चीज़ें तो वो रोते रोते अभी इस घर को छोड़ के अपने ससुराल जाने की तैयारी में है। सरू ने हमेशा दादी को माँ की तरह प्यार किया है। सरू को आज वो सारी बातें याद आ रही है जो एहसान दादी ने उसके साथ किए हैं। मगर एक लड़की के जीवन में ये दिन जरूर आता है जब उसे अपना घर छोड़कर अपने पति के घर में नया सफर शुरू करना पड़ता है। हाँ जी, तो वेद सा तो हमेशा साथ में थे, तो अंत में वो कहते कि दिलासा देते कि ठीक है, यही है, हम सब साथ में ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आप तुम चलो अभी अपने घर चलो। तो एक ऐसी इमोशनल मोमेंट है, तो वही सब चल रहा है। सरू भी वेद संग अपनी ससुराल में अब नया सफर शुरू करेगी। और हाँ, अब सरू एक बड़े घर की बहू बन चुकी है, जिसे पहले मामूली लड़की समझा जाता था। मुंबई से कैमरामैन सुजीत कुमार के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। झूठ बोलना बंद कर मल्लिका, तू एकदम अपनी माँ की जैसी, एकदम अपनी माँ की जैसी। गलती पे गलती करती जाती है और फिर माफी मांगने का नाटक करती हो। गलती करते हो माफी मांगने का नाटक करते हो, गलती करते हो माफी मांगने का नाटक करते हो। जो बकचोदा है क्या? और बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गैर कानूनी है। अंदर डाल सकता हूँ, आपको समझ में आया? इस दुनिया में, इस जिंदगी में इतने धोखे मिले हैं ना कि मैं इंसान के असली इरादे पहचान जाती। और आप तो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले तो 2 मिनट में झूठ का पता लगा लेते हैं। आपके अपने आप को छल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही। बस अब बहुत हो गया। अब मन्नत मल्ला की एक भी गलती को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और आज तो देखिए, एक पल के लिए हमें भी लगा था कि मल्ला गई काम से। शुक्र है कि धैर्य सही समय पर आ गए, वरना मल्ला आज आपकी खैर नहीं थी। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? सबको सुन लिया। अपने मॉम को चुरा ले जेल से, इसीलिए किया। कितना झूठ बोलेगी? तूने एकदम तेरी माँ की जैसी है, एकदम वैसी। गलती में गलती करते जाती हो और फिर माफी मांगती हो, फिर गलती, फिर माफी। पर बस अब अगर कोई गलती की तो मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। समझे? मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। क्या धैर्य! हमने तो सोचा था कि आप आएंगे, मन्नत की मदद करेंगे, मल्ला को सबक सिखाने के लिए, मगर आपने भी नादानी कर दी। और इस नादानी में देखिए कैसे दुम दबाकर मल्ला भाग निकली और आप दोनों को पता ही नहीं चला। अब मन्नत अपनी जगह ठीक है, मगर आपको भी विशाखा को थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए कहना होगा, क्योंकि मन्नत को ना उनके बारे में भी सब पता चल गया है। वो जान चुकी है कि विशाखा के आखिर इरादे क्या है। वो बात अलग है धैर्य कि अभी आप इन बातों से अनजान हैं। तो अगर मन्नत आपसे कुछ कह रही है ना, तो आपको उसे सुन लेना चाहिए, ना कि उनसे बहस करना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैसे आप ऑर्डर नहीं ले रहे ना, मैं भी ऑर्डर नहीं लूँ। हाँ तो जाके ना यहाँ मुफ्त का ज्ञान देने से बेहतर है अपनी माँ से बात। मेरी माँ की बजाय उन्हें समझाइए जाके कि वो गलत कर रही है। आप अपनी बहन की चिंता कीजिए और बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गैर कानूनी है। अंदर डाल सकता हूँ, आपको समझ में आया? मासूमियत के नकाब के पीछे लोगों के असली चेहरे पढ़ना आता है। इस दुनिया में, इस जिंदगी में इतने धोखे मिले हैं ना कि मैं इंसान के असली इरादे पहचान जाती। और आप तो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले तो 2 मिनट में झूठ का पता लगा लेते हैं। आपके अपने आप को छल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही। मन्नत वाकई में आज हमें आपके लिए हमदर्दी महसूस हो रही है। क्या है ना, हम देख रही हैं कि आप किस तरह से विक्रांत और उसके घर वालों को बिखरने से बचाना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मल्ला नाम की मुसीबत आपके सर मंडरा रही है, वो भी विशाखा के साथ। फिलहाल जब मन्नत विक्रांत के पिता रॉनी से बात कर रही थी, तब बातों ही बातों में मन्नत ने विक्रांत से प्रॉमिस करवा लिया कि वो अपने घर वालों को कभी कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। और इस बात से वो थोड़ा इमोशनल भी हो गई। क्या है ना, मन्नत सबके बारे में सोचती है और वो ये भी सोचती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब मन्नत, हम तो बस यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा हौसला रखिए, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल बिंदी में काजल जो है वो जेल से तो निकल आई है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि लाइफ में सब ठीक हो गया? कतई नहीं, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि काजल के साथ साथ बिंदी की जान पर भी खतरा जो है वो मंडराने लगा है।
10 साल से काजल उस गुनाह की सजा काट रही थी जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। जेल में ही उसने अपनी बेटी बिंदी को जन्म दिया और अब जब बिंदी जेल के बाहर है और काजल जेल के अंदर थी, तब वो हर दिन भगवान से मिन्नतें किया करती थी कि अपनी बेटी के पास वो जल्द से जल्द चली जाए। कोर्ट ने पैरोल पर काजल को रिहा कर दिया है और अब वो खुली हवा में अपनी बेटी के साथ सांस ले सकती है। माँ बेटी का ये मिलन देखने लायक था। अब एक तरफ काजल को इतनी बड़ी खुशी मिली है तो दूसरी तरफ काजल की मामी ने बॉम्ब फोड़ दिया है। मामी ने अविराज को बहुत बड़ा सच बता दिया है। वो सच जो अब तक काजल के भाई और काजल ने छुपा रखा था। बिंदी का सच। देखिए, अविराज से कह रही है मामी कि तुम्हारा और काजल का एक बच्चा भी है। अब अविराज को लग रहा है कि मामी पैसों की खातिर ऐसा कह रही है। वैसे आपको बता दे कि इतनी आसानी से तो अविराज यकीन नहीं करेगा। मामी की बात पर उसे भरोसा नहीं है और उस पर काजल का भाई भी यहाँ आ जाएगा और वो कह देगा कि ये झूठ कह रही है। यानी कि अभी भी पता नहीं चलेगा अविराज को कि बिंदी उसकी बेटी है। अपनी जिम्मेदारी उठाओ, हमारे घर आओ और अपनी औलाद को लेकर जाओ। क्या हुआ? औलाद का नाम सुन के पैरों के जमीन खिसक गई क्या? खिलाओ चिकनजी आप। थोड़े प्यार। ओ नहीं 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 नहीं, तुम्हारे और काजल की पाप की निशानी की बात कर रही हूँ मैं। हमारा करके भागे थे ना तुम लोग रंगरलियां मनाने, उस निशानी की बात कर रही हूँ मैं। तुम्हारी काजल ने हमारे सर पर लाद दी। पापों की सजा हम क्यों भुगतेंगे? लेके जाओ उसे। क्या बोल रही थी? आ भी रहा है। हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? काजल पिछले 10 साल से जेल में है और अगर हमारा बच्चा होता तो हमें पता नहीं होता क्या? और अगर बच्चा है तो कहाँ है? किधर घूम रहा है क्या? तुम्हारे साथ बैग के अंदर है क्या? कहाँ है? आई गेस ये सरप्राइज ओनली, क्योंकि पहली बात तो जिस हिसाब से मामी है, जो मामी का कैरेक्टर है, तो सबको पता है कि बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके बोलने वालों में से है। तो अभी तो नाउ ही इज टेकन अबैक, अभी तो शॉक्ड है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आगे चल के और जब सौरव आएंगे इस कॉन्वर्जेशन में, तब उनको पूरा ही लगेगा कि मामी जो है ये सब झूठ झूठ बोल रही थी, तो अभी उनको यकीन नहीं होगा। वही बिंदी चोरी छुपके सब देख रही है। कभी वो अपनी माँ को देखती तो कभी अविराज को। वैसे फैंस ने तो देखा ही होगा कि जब जब बिंदी और अविराज मिलते हैं, अविराज को एक कनेक्शन सा फील होता है। तो आगे आप सबको क्या लगता है, बिंदी के प्यार में अविराज सुधर जाएगा? क्या उसे पछतावा होगा जो उसने अब तक किया है उसके लिए? मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है भरोसा हमारा एक दूसरे पर। सबने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि मैंने जहर खा लिया हो। परिवार और दीवार परिवार की आपस में नहीं बनती है, मैं समझती हूँ। दीवार परिवार, आप लोगों को निखिल भैया पर भरोसा नहीं है? कभी कभी दूसरों को भरोसा दिलाने के लिए मौत को भी गले लगाना पड़ता है, मगर यहाँ आरोही मौत को तो नहीं, मगर व्हाइट पाउडर को चखने का काम कर रही है ताकि घर वालों को भरोसा दिला सके कि अभिषेक का भाई निखिल ड्रग्स नहीं लेता, बल्कि उसकी जेब से मिला ये पाउडर शक्कर का पाउडर है। मगर बुआ जी की तो ये चाल होती है कि किसी भी तरह घर में माहौल खराब किया जाए, पर आरोही चुटकी में इस मामले को सुलझा देती है।
शक्कर वाली बात हुई है, जो आपने रिवील कर दिया शक्कर है, बट वो निखिल भैया के पॉकेट से निकलती है पाउडर। तो अब ये सारा शक पता नहीं मुझ पे जा रहा है अपेरेंटली, और निखिल भैया पे भी अभी शक आ गया कि शायद उपटन में उन्हीं ने ये पाउडर मिक्स किया है। तो अभी ये एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा झगड़े झुगड़े हो गए हैं, बट फाइनली हम रिवील करते हैं कि वो पाउडर कुछ और नहीं, वो एक्चुअली एसिडिटी की पाउडर होती है निखिल भैया के पास। तो उससे फिर हमारा भी एक जो निखिल भैया और मेरा बॉन्ड है वो और नज़दीक हो जाता है, क्योंकि मैं उनके लिए एक स्टैंड लेती हूँ। आरोही घर वालों को ये बताना चाहती है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। घर वालों के साथ साथ अभिषेक भी आरोही की बात सुन रहा होता है, इसलिए तो आरोही सिर्फ निखिल को बचाने के लिए खुद वो पाउडर चखती है। हालांकि अभिषेक उसके लिए कंसर्न दिखाता है, मगर तब तक आरोही वो पाउडर खा लेती है और उसके बाद ही पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि शुगर का पाउडर है। अब बुआ जी ने तो सोचा था कि आज घर में बड़ा बवाल करके ही दम लेंगी, मगर उनकी मंशा पर आरोही पानी फेर देती है। यहाँ पे हमारी जैसे कि दिवाली अभी हो चुकी है, बट हमारे यहाँ पे महाराष्ट्रन ट्रेडिशन में बेसिकली हम उपटन लगाते हैं। दिवाली में एक सेरेमनी होती है, तो वही सेरेमनी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट उस उपटन में कुछ मिलावट हो जाती है बुआ से, जानबूझ के करती है बुआ मुझे परेशान करने के लिए, अभिषेक को परेशान करने के लिए। इसलिए अभी ये पूरा मैटर वही है कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, वो है एपिसोड में। अरे थैंक यू सो मच। ये तो बेसिकली मेरी आजकल शादी के बाद पूरा लुक चेंज हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैं अलग लुक में आती थी, अभी प्रॉपर साड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर, बाल वाल सब चेंज हो गया है। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। तो या आई लव इट। थैंक यू सो मच, आपने बहुत जल्दी किया, वेरी प्राउड ऑफ यू। आरोही तो घर को तोड़ना नहीं बल्कि घर को जोड़ना चाहती है, मगर बुआ जी के रहते आरोही को अभी और भी मुश्किलें पेश आएंगी, जिसके लिए आरोही को तैयार रहना पड़ेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है भरोसा हमारा एक दूसरे पर। सबने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि मैंने जहर खा लिया हो। शिंदे परिवार और दीवार परिवार की आपस में नहीं बनती है, मैं समझती हूँ। दीवार परिवार, आप लोगों को निखिल भैया पर भरोसा नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ऐसा पड़ाव है जिसे ना लोग भूल सकते हैं ना मैं भूल सकती। एक 25 साल का सफर, तो हम उस इतिहास का हिस्सा हैं। परिवार एकजुट होकर एक साथ वक्त बिताते थे, तो हम एक बहाना बन गए थे। सालों पुराना रिश्ता है और जब रिश्ता निभाने की बारी आती है तो तुलसी से बेहतर वो रिश्ता और कोई नहीं निभा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और सास बहुत साजिश में बहुत बड़ा वेलकम है आपका। धन्यवाद। आप शुरुआत मैं करूँ या आप करेंगे? आपकी इच्छा, आपकी वैसे शुरुआत कार्यक्रम की मेरे साथ ही हुई थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने एंटरटेनमेंट न्यूज़ की दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। जब हमने सुना ना कि आप वापस आ रही हैं क्योंकि साजे कई बहू थी, मैं तो पहले लगा नहीं आ रहा है, कैसे हो सकता है, अब इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बन गई हैं, अब वो क्यों आएंगी ऐसा सवाल था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जिसके दिल में थी वो आप कभी भूल नहीं सकते, कि एक एक्टर को वो चीज़ होती है ना कि नहीं, हम कितने भी बड़े बन जाए लेकिन अगर जब दर्शकों से मिलने की बारी आती तो आपने पीछे नहीं हटे आप। देखिए, मेरे लिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी मेरे जीवन का एक ऐसा पड़ाव है, मेरे ज़िंदगी की किताब का एक ऐसा चैप्टर है जिसे ना लोग भूल सकते हैं ना मैं भूल सकती हूँ।
मेरे लिए एक 25 साल का सफ़र, उसमें जीवन की कई उतार चढ़ाव, आपाधापी में, राजनीति में, मीडिया में कई मैंने कार्यक्रम किए, कई प्रोजेक्ट्स किए, कई खिताब, कई मुकाम हासिल किए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप नेता अभिनेता का समन्वय कर पाते हैं कि आपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए होते हैं, आपकी अभिलाषा होती है कि वो संदेश बार बार लोगों के बीच में पॉपुलर मीडियम के माध्यम से जाए। तो इससे बेहतर कोई मोड, कोई मीडियम नहीं था कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सामाजिक मुद्दे हैं, उनके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करें। चुनौती ये थी कि आज जिस प्रकार के किरदार लिखे जाते हैं, आज जिस प्रकार से कहानियाँ सेटअप होती हैं, क्या ऐसे माहौल में आप एक ट्रेडिशनल परिवार के बारे में या फिर ट्रेडिशनल परिवार की मर्यादा में नई चीज़ें बोल सकते हैं? दूसरा, जब हमने टेलीविज़न किया था तब ना सोशल मीडिया था, ना तब कोई OTT था। उस वक्त हम केवल और केवल अपने काम के दम पर जाने गए। तो अगर आप सोशल मीडिया, जब टेलीविज़न इतना फ्रैगमेंटेड अब ऑडियंस हो गया है, जब मोस्टली ऑडियंस डिजिटल हो गया है, ऐसी दुनिया में क्या आप डिजिटल छाप भी छोड़ सकते हैं कि नहीं, ये भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न था। मुझे खुशी है कि टेलीविज़न पे तो लोगों ने हमें सम्मान दिया ही, लेकिन OTT की दुनिया में भी हम खरे उतरे। तो आपको लगता है कि जो मैंने फ़ैसला लिया था वापस आने का, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है? क्योंकि ना मैंने खुद, मेरा बेटा है 14 साल का, इनकी बेटी है 12 साल की, वो भी देख रहे हैं कि मम्मा लगाओ ना, मतलब मेरे टाइम अगर मम्मा लगाओ ना, तो वो बैठ कर देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है जो यश को अच्छी लग रही है कि नहीं, उसको देखना चाहिए? परिवार के बारे में जब आप कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं और जिस मर्यादा में इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है, बच्चों का माँ बाप के प्रति आदर स्नेह दिखाया गया है। एक बच्ची हमारी थोड़ी दुष्ट है, लेकिन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को भी रखा गया है। साथ ही रिलेशनशिप्स, चाहे समय कोई भी क्यों ना हो, अगर आप अच्छा मैसेज, अच्छी एक स्टोरी लाइन के साथ सादगी से कहते हैं, तो उसके लिए हर वर्ग में, हर एज ग्रुप में ऑडियंस आपको मिलता है। आज से 25 साल पहले भी सास भी कभी बहू थी जब देखा जाता था, तब सपरिवार देखते थे लोग। तब किसी ने सवाल नहीं किया था कि बच्चे और बड़े साथ मिलकर क्यों देख रहे हैं। कुछ लोग ये कहते थे टीवी ही एक है तो हम सब मिलकर देख रहे हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि डिजिटल एज में जब एक बच्चा फ़ोन पे ज़्यादा वक्त बिता सकता है, अपनी माँ के साथ बैठ के वो एक धारावाहिक या एक व्यवस्था में अपने आप को ढाल के माँ के साथ देख रहा है, तो हम एक बहाना बन गए थे। परिवार एकजुट होकर एक साथ वक्त बिताते थे हमारे बहाने से। और अगर शो की एक जेन्युइन नेशनल अपील नहीं होती, तो बिल गेट्स जैसा व्यक्ति जो विश्वविख्यात है, वो शो में कभी नहीं आते। अगर इस शो की सामाजिक रेलेवेंस नहीं होती, तो बिल गेट्स जैसा व्यक्ति कभी इस शो पे नहीं आता। और एक समन्वय, एक ग्लोबल वॉइस और एक इंडियन टेलीविज़न सीरियल के बीच में ऐसा कि अब वो एक ग्लोबल न्यूज़ बन गया है, वो तब संभव नहीं होता अगर शो की अहमियत नहीं होती। मैंने बिल गेट्स के साथ 6-7 साल काम किया है, तो मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना है। तो मैं जानती थी कि हम बड़े सामाजिक मुद्दे यहाँ पर उठा चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा उठा चुके हैं, बॉडी शेमिंग का मुद्दा उठा चुके हैं, एजिंग का मुद्दा उठा चुके हैं, फॉल्स डाउरी केसेस का मुद्दा उठा चुके हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन के 25 साल महिला और बच्चों के हेल्थ के प्रति समर्पित किया है। और उसमें भी विशेष ये कहा है कि जो भारतीय अमूल चूल, जो हमारा एक सांस्कृतिक परिचय है, घर में बच्चे को खिचड़ी खिलाना थोड़ा सा घी डाल के, या ड्रमस्टिक का सूप घर में बनाना, अब ये ऐसी हैं जो परंपरागत हमारी चीज़ें हैं। आपने सीन देखा होगा, उसमें गोद भराई का वो वर्णन करते हैं। बहुत ही अच्छा सीन था। तो मैं चाहती थी कि हमारे देश की जो ट्रेडिशन है, उसको एक ग्लोबल रेजोनेंस एक धारावाहिक के माध्यम से कैसे मिले, उसमें हम लोग करने में सफल हुए हैं। और जहाँ तक कि टीआरपी की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कार्यक्रम ने 30 की टीआरपी देख ली 25 साल पहले, क्या उसे टीआरपी की आपाधापी में होना चाहिए? तो कार्यक्रम की अहमियत क्या है, कार्यक्रम की छाप क्या है,
वो गेट्स के आने से आपको समझ आता है। और कार्यक्रम की एक इमोशनल क्या है वो साक्षी तन्वर के आने से आपको समझ आता है। और बिल गेट्स के आने से तो सब चौंक गए थे, मतलब अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं शायद पक्की नहीं होगी, कब पक्की नहीं होगी ना। है कि मैंने बोला उनको कि आप इसमें जुड़े हैं, तो उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तुरंत, मतलब समय नहीं लगाया, बोला ठीक है। और मुझे लगता है इस धारावाहिक की खासियत भी ये है कि हमने उनको बेढंगे रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हमें एक सामाजिक संदेश संकेत देने के लिए हमारी इच्छा थी और मुझे लगता है कि वो हमने बहुत अच्छी तरह से दिया कि गोद भराई की हमारे यहाँ पर रीत क्या होती है वो बता पाए, कि महिला को गर्भधारण जब करती है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसका खान पान अच्छा होना चाहिए। तो हमें जो मैसेजिंग करनी थी माँ और बच्चे के हेल्थ के बारे में, हम वो पूर्णतः कर पाए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो दर्शकों को लगता है मिहिर और तुलसी की जोड़ी, मतलब उस टाइम पे मंदिरा थी और अभी नोएना है, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप तुलसी एज ए तुलसी कैसे देखती है कि भाई अपने सुहाग को कैसे बचाना है? मैं कल्पनाओं में रियलिटी में इस पर तुलना नहीं करती, ना टिप्पणी करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ़ाना एक तरीका होगा बतियाने का। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न इस सीरीज़ में अगर आप पेस की दृष्टि से देखें तो आपको इस धारावाहिक के इस सीज़न में हर हफ्ते कुछ नया मोड़, कोई नया पड़ाव दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है सीरियल की एक ही चीज़ 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते चल रही है। तो हमने प्रॉमिस किया था ऑडियंस को कि हम एक गति में, एक पेस में अपनी स्टोरी को कहेंगे। एकता ने उस प्रॉमिस को निभाया। हमने कहा था, मुझे याद है कि नेटवर्क के जो मुखिया हैं उन सब के साथ जब हमारी प्रेस में वार्ता हुई, हमने कहा था कि हम इसे सोशल मैसेजिंग के लिए एक रेलेवेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो हमने बनाया। आम धारावाहिक जो OTT पे वर्तमान में 2-3 लाख से ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप नहीं रहती है, हमारी व्यूअरशिप 25-28 लाख है। तो हमने जो लोगों को माइलस्टोन कहे थे, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और पॉलिटिशियन के नाते कह सकती हूँ, आसान नहीं होता कि आप अगर 25 साल बाद लौटें और वो भी एक मुकाम पे एक खिताब पाने के बाद, तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। ये पत्थर मारने वाले बहुत बैठे होते हैं। तो आपके लिए चूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है कि जो संदेश आप देना चाहते हैं, क्या वो ज़रूरी है, जो बातें आप कहना चाहते हैं क्या वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। और ये पार्टनरशिप रही, एकता कपूर, हमारा चैनल स्टार, जियो हॉटस्टार की टीम, हम सब के बीच में पार्टनरशिप रही। आपको लगता है कि जब आप यहाँ पर आई तो मैंने बहुत लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमको लग रहा था कि बदल गई होंगी, कैसे हम जाए नहीं जाए, लेकिन सबको ये लगा कि नहीं वो तो वैसी ही है, वो तो वैसी ही है। ये तो ये खड़ी हैं, ये इन्होंने 25 साल पहले मेरा आपके चैनल पे इंटरव्यू लिया था, तो आपने हम 2-3 लोगों को बैठ के इनसे बतियाते हुए देखा होगा। हम एंटरटेनमेंट में तब आए जब एंटरटेनमेंट में ज़्यादा महिलाएँ नहीं होती थी। देखिए आज तो एक चलन हो चुका है, आपको आसानी से महिलाएं दिखती हैं। ये वो क्षण था जब न सिर्फ एंटरटेनमेंट में बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा औरतें नहीं थी, ये वो क्षण भी था जब औरतों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। मीडिया में लोगों के ऑफन ये कंप्लेन रहती थी कि हम एट पार नहीं हैं। हमने जब शुरुआत की तब हमने इस बात को कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया, प्रूव कर दिया कि टेलीविज़न बिना फीमेल पावर के, बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा चल नहीं सकता। तो हम उस इतिहास का हिस्सा हैं जो वर्तमान पर भी हावी हो रहे हैं। एक है इतिहास बनाना, दूसरा इतिहास को दोहराना, हम वो दोहरा पाएँ। और मैं पुनः कहती हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे मिस्टर गेट्स का आना, देखिए वो इतने बड़े एक ग्लोबल वॉइस हैं, तो वो भी फूंक फूंक के कदम रखते होंगे कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। तो हमने एक अहमियत बनाई टेलीविज़न की, हमने एक अहमियत दिखाई उनको इंडियन मीडिया की। तो मैं इसे सिर्फ हिस्टोरिक टेलीविज़न मोमेंट नहीं मानती, मैं इंडियन मीडिया के ऊपर बार बार ये तहमत लगाई जाती है कि हम कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं करते। तो मुझे खुशी है एक मीडिया प्रोफेशनल के नाते कि मैं वो माध्यम बन सकी कि हमने प्रूव किया कि हाँ मीडिया पॉजिटिव मैसेजिंग भी करती है और लोगों ने उसको सराहा।
तो स्मृति, जब एक टाइम था कि टीवी पे हम इतना सब कुछ देखते थे एक पूरे परिवार के साथ में, और अभी कुछ सालों से टीवी को लोगों का मानना है कि अब लोग कम देखते हैं, अब उतना देख नहीं पाते हैं, तो आप अपने एज ए दर्शक इसमें क्या देखती हैं? मुझे लगता है कि जब एकता ने शुरुआत की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से, जब साक्षी आई कहानी घर घर की में, या कसौटी ज़िंदगी की शुरू हुई, हमने महिला के अलग अलग पहलू दिखाए और हर कहानी दूसरे से भिन्न थी, लेकिन हमने उसको फैमिली व्यूइंग बनाया, हमने कभी भी उसको अनइंटेलिजेंट नहीं बनाया। तो जब आप अपने कंज्यूमर या आप वहीं रखो ज़्यादा, हाँ, तो जब आप अपने कंज्यूमर की इंटेलिजेंस की तौहीन ना करें तो ट्रेडिशनल कहानियाँ सुनने आते हैं। हमारे कम से कम सास भी कभी बहू थी में एक भी बेढंगा सा ऐसा व्यक्ति नहीं था। जैसे तुलसी का पात्र ले लीजिए, हमने कहा ट्रेडिशनल औरत है लेकिन अंग्रेज़ी बोलती है, उसकी चॉइस है अपने परिवार को वक्त देना, हाउसवाइफ होना, कोई सर पे बंदूक रख के उसको हाउसवाइफ नहीं बताना, बेवकूफ़ नहीं दिखती है, उसको प्रताड़ित नहीं करता उसका पति। तो हमने उसको अबला नहीं दिखाया, हमने उसको सबला दिखाया, संस्कार के मर्यादा में जीते दिखाया, और अगर उसको लगता है उसका पति गलत है तो उसको पलट के जवाब देते हुए सिखाया। तो अगर आप वो इंटेलिजेंट कहानियाँ 25 साल पहले बोल सकते थे तो आज क्यों नहीं बोलते? तो हम ऑडियंस को दोष नहीं दे सकते कि ऑडियंस ने टीवी छोड़ दिया। हमको कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि भाई क्या हमने ऐसा कुछ टेलीविज़न पे डाला कि हमने खुद ऑडियंस को दूर कर दिया। क्योंकि अगर 25 साल पहले बिना पीआर और बिना सोशल मीडिया के 3 महिला पात्र और 1 महिला प्रोड्यूसर नंबर 1 पे रह सकते थे और 30 की टीआरपी लाते थे, तो आज ये जो माहौल है उसके लिए फिर किस किस की जिम्मेदारी है, ये कहीं ना कहीं सिंहावलोकन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी आपकी और कौन सी जिम्मेदारी बची है कि मैं इस शो के माध्यम से महिलाओं को तक क्या क्या चीज़ें पहुंचा सकती हूँ और जो बहुत ज़रूरी है? मैं तो मुख्यतः जो विषय उठाए जाते हैं वो एकता द्वारा चैनल के साथ समन्वय से उठाए जाते हैं। मेरा एक ही आइडिया था बिल का, तो एकता ने और चैनल ने उसको स्वीकार किया, तो मैं एक ही आइडिया का क्रेडिट ले सकती हूँ, बाकी आइडियाज़ का क्रेडिट एकता का है। जैसे वो हम कहते हैं जेनजी वालों को बहुत कुछ होता है कि ये ऐसे कनेक्ट करने के लिए दिखाया, तो भाई इस शो में भी बहुत आज की चीज़ें जो बच्चे सोचते हैं, जो करते हैं। हमने 25 साल पहले भी दिखाया था, हमने 25 साल पहले एक परिवार में यूथेनेशिया दिखाया, हमने 25 साल पहले मैरिटल रेप के ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, हमने 25 साल पहले अडल्ट लिटरेसी पे लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आज हम कैट फिशिंग की बात करते हैं, लड़कियाँ कैसे वल्नरेबल हैं ऑनलाइन, उनकी सेफ्टी को लेकर हम लोग बात करते हैं। एक लड़की जो हमारे घर में काम करती है उसकी इच्छा पूछते हैं, तुझे पढ़ना है, चलो उसको नाइट स्कूल में भर्ती कराते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे यंगस्टर भी तो मुखातिब होता है। और कई बार जैसे साक्षी के साथ मेरा सीन था कि माँ बाप का ये कहना कि मैंने बड़े नाज़ों से एक घर बनाया और मेरे मरते ही मेरी औलाद ने उसको बेच दिया, कि वो घर नहीं है, मेरा इमोशन है। तो ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं एक अलग जनरेशन के साथ, लेकिन ग्लानि का भाव फिर यंगर जनरेशन में होता है कि क्या मैं अपने माँ बाप की इमोशंस को नहीं समझ रहा हूँ। तो हाँ, एक बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। और कहते हैं जब तुलसी रोई है सब रोए हैं, और उस एपिसोड में आप रोए ना, मतलब लोगों ने पूछा रे एपिसोड देखा क्या? मुझे लगता है वो एपिसोड का मैजिक मेरा और साक्षी का एक साथ काम करना था, क्योंकि हम लोगों ने आज से 20 साल पहले स्क्रीन शेयर किया था, तो ऐसा लगा बहुत कुछ बदला लेकिन कुछ नहीं बदला। तो सीन का क्रेडिट जितना आप मुझे दे रही हैं उतना आपको साक्षी को देना। नहीं, बट आप रोए थे ना उसमें, वही पहले वाले, मतलब जो रोए थे ना वो सच में नहीं, वो सीन ऐसा लिखा था। एकता का बाघ के किरदार के साथ एक पर्सनल इमोशनल कॉर्ड है। तो एकता जब बाघ का भी सीन कुछ लिखती है तो आपको उसकी पर्सनल फीलिंग्स उसमें नज़र आती हैं, उसका जो अफेक्शन है अपने परिवार के प्रति वो उसमें नज़र आता है। तो हम सब के लिए एक वो इमोशनल मोमेंट था कि मुझे एज एन एक्टर पता था कि उस सीन का एकता के लिए क्या महत्व है। मेरा और साक्षी का एकजुट होना उस सीन के लिए, इट वाज दैट मैजिक।
अब एकता की बात निकली है तो दोस्ती तो हम सब जानते हैं कि कैसी है स्मृति के साथ में। आप कैसे बताएंगी स्मृति एकता के साथ में अपनी दोस्ती और एक जर्नी जो आप लोगों ने इतना लंबा तय किया है? दोस्त हैं और उस दोस्ती में गड़बड़ हो जाती है जब दोस्त प्रोड्यूसर बन जाता है। तो जब हमने शुरुआत की तो मैंने अपना माथा पीट लिया। मैंने कहा दोस्त के नाते मैं हर दिन उसको फ़ोन करके किसी न किसी चीज़ पे या तो अपना मंतव्य बताती थी या उसको डांटती थी किसी चीज़ में। मैंने कहा अरे यार अब ये 2-3 महीने मुझे बंद करना पड़ेगा, अब तुम प्रोड्यूसर हो गई हो। तो हाँ, पहले जब हमने शुरुआत की थी एज प्रोफेशनल्स, फिर धीरे धीरे 25 साल में वो प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप दोस्ती में बदला और अब वापस प्रोफेशनल है। तो मैंने उससे कहा कि जब तक मैं शो का काम ख़त्म नहीं करती हूँ वो दोस्ती वाली टांग खिंचाई और तुम्हें फ़ोन करके झाड़ना ये सब मैं बंद कर दूँगी। तो मेरा दोस्त के नाते नुकसान हो गया। आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जाते जाते बस छठ पूजा है, इतना बड़ा बिहार का फेस्टिवल है, तो आप बिहार का नहीं देश का फेस्टिवल है। हमारे सेट पे प्राची है, प्राची ने बहुत सुंदर, जो मुन्नी का किरदार प्ले करती हैं, तो उसकी सब टांग खींचते हैं, लेकिन प्राची ने बहुत सुंदर अपने इंस्टा पेज पे छठी मैया को प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर एक वीडियो डाला है। तो हाँ, वो माहौल हमारे सेट पर भी है। तो दर्शकों को आप इसकी बधाई प्लीज़ हम चाहेंगे कि आप हम सब की ओर से छठ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।